नमस्कार। आपका शैलेश कुमार दुबे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। आज एक बड़ी मज़ेदार फ़ोन आया मेरे पास। एक मेरे क्लाइंट का फ़ोन आया। वो क्लाइंट जो था उसका बिजनेस है रियल एस्टेट ब्रोकर का। आप समझते होंगे कि किसी बिल्डर का फ्लैट, मकान, दुकान कुछ बेचना है तो वो किसी न किसी ब्रोकर के थ्रू अपने फ्लैट को, अपने प्रॉपर्टी को बेचता है। तो हमारे क्लाइंट जो हैं वो ब्रोकर हैं। उन्होंने ज़रूरत थी तो उन्होंने रेरा में अपने फर्म को रजिस्ट्रेशन ले रखा था। लेकिन संजोग की बात यह है कि बस उनका जो फर्म है अभी स्टार्ट ही हुआ है और इस मार्च में उनका टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट से बाहर है। मतलब कि जो सर्विस के केस में रजिस्ट्रेशन की लिमिट 20 लाख रुपीज़ है पर एनम का, वो अभी उन्होंने अचीव नहीं किया। तो जनरल सा परसेप्शन ये है कि अगर रजिस्ट्रेशन में आपका टर्नओवर गुड्स के केस में 20 लाख और सर्विस के केस में 20 लाख और गुड्स के केस में 40 लाख से नीचे है तो रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उनको एक फ़ोन आया जीएसटी डिपार्टमेंट से, नोटिस वगैरह कुछ नहीं आया, सिर्फ एक फ़ोन आया कि आप रेरा में रजिस्टर्ड हैं और रेरा में रजिस्टर्ड हैं तो आप माने जाते हैं कि आप एक एजेंट हैं और सेक्शन 24 सबसेक्शन 1 का क्लॉज 7 ये कहता है कि कोई भी एजेंट किसी के बिहाफ पे कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करता है तो उससे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, उसकी टर्नओवर लिमिट फिर भी कुछ भी हो। तो उन्होंने मुझे बताया, तो हालांकि मुझे तो क्लियर था लेकिन एक बार फिर भी मैंने प्रोविज़न को समझना ज़रूरी समझा। फिर उसके बाद मैंने बात करना चाहा वहाँ के ऑफिसर से। तो उनसे मेरी बात जो मैं उनको समझाने लगा तो उन्होंने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दिया और क्लाइंट से ये कहा कि आपका कुछ भी टर्नओवर हो लेकिन आपको अगर बिजनेस करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। तो जो भी होगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस बात पे एक वीडियो क्यों ना बना दिया जाए। तो मैंने फिर उस सेक्शन को, उस प्रोविज़न को फिर से पढ़ना शुरू किया और जो लिखा है, जिस तरीके से प्रोविज़न है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सेक्शन 24 जो है उसका जो हेडिंग है वो हेडिंग कहता है कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस। इट मीन्स इन फॉलोइंग केसेस एसएससी हैव टू टेक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। उसकी लैंग्वेज कैसे शुरू होती है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन। ये देखो नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज है, मतलब कि जो भी कुछ कहा गया है, कहीं पे भी कहा गया है, उसको ये प्रिवेल करता है। प्रिवेल करता है का मतलब और कई बातें एक तरफ, ये वाली बात एक तरफ। नॉट विद स्टैंडिंग anything containing subsection 1 of section 22, the following categories of persons shall be required to be registered under this act। तो इसमें टर्नओवर लिमिट वाली बात है कि टर्नओवर लिमिट सेक्शन 22 का भी लैंग्वेज आपको मैं पढ़ के एक बार सुना देता हूँ कि सेक्शन 22 क्या कहता है। बेसिकली इसमें टर्नओवर की लिमिट है। तो सेक्शन 22 कहता है पर्सनल लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, और इसमें जो है स्टेट वाइज अलग अलग है, लेकिन इसमें पहले 10 लाख रुपीज़ था सर्विस के लिए, वो बढ़ के 20 लाख हो गया और गुड्स के लिए 40 लाख हो गया। तो नट सेल में ये है
कि इफ एनी पर्सन or company, artificial judicial person whatsoever, private limited company, partnership firm whatsoever, getting his turnover in case of service up to 20 lakhs, and in case of the goods, supply of goods, the turnover is 40 lakh, then the entity must be required to get the registration under GST Act. But in Section 24, it is provided that notwithstanding anything contained in Section 22, it means a person who is not getting the turnover in case of service up to 20 lakh, or in case of supply of goods not getting the turnover up to 40 lakh, then also he need to get registered. चाहे उसकी टर्नओवर 20 लाख न हो सर्विस के केस में, या 40 लाख न हो गुड्स के केस में, फिर भी उसको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। तो इसमें तो बहुत सारे केसेस हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि इंटर स्टेट सप्लाई, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हुआ रिक्वायर्ड टू पे द अंडर रिवर्स चार्ज, वो सारी की चीज़ें बाद में मैं कभी डिस्कस करूंगा, लेकिन आज उस मुद्दे पे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं जिसके लिए वो ऑफिसर का फ़ोन आया था। तो उसमें क्या था, जिस सेक्शन को उन्होंने पढ़ के, जिस क्लॉज को उन्होंने पढ़ के फ़ोन किया था, वो क्लॉज है सेक्शन 24 का क्लॉज 7 है, द पर्सन हु मेक्स टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। कोई भी पर्सन जो टैक्सेबल सप्लाई करता हो गुड्स और सर्विसेज का, या तो दोनों का, on behalf of other taxable person, whether as an agent or otherwise। इसमें ऑफिसर के माइंड में क्या आया कि जो बिल्डर है, जो डेवलपर है, वो टैक्सेबल पर्सन है, और उस टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ पे जो रेरा में रजिस्टर्ड उनका ब्रोकर है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उस रेरा में रजिस्टर्ड सप्लायर का टर्नओवर लिमिट कुछ भी हो, लेकिन उसको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। तो इसमें बिहाफ ऑफ का मतलब हम अगर समझें तो बिहाफ ऑफ का मतलब क्या है, और उस बिहाफ ऑफ पे एजेंट कैसे काम करता है। तो बिहाफ ऑफ का मतलब तो ये हुआ कि काम मुझे करना था लेकिन मेरी जिम्मेदारी आपने ले ली, मतलब काम किसी एक पर्सन का था लेकिन उसके बिहाफ पे उसको रिप्रेजेंट करते हुए, उसके प्लेस को लेते हुए वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो ब्रोकर है, ब्रोकर को आप एजेंट कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, एजेंट का डेफिनेशन देख लेंगे अभी। It's 7 o'clock। तो एजेंट जो है, जो ब्रोकर है, वो क्या बिल्डर के बिहाफ पे काम कर रहा है या बिल्डर के लिए काम कर रहा है। देखिए, बिहाफ का मतलब ये हुआ कि मिस्टर एक्स को कोई सर्विस देना है, लेकिन वो सर्विस जो आनी है वाई से आनी है, वाई को देना है एक्स को सर्विस। तो वाई डायरेक्टली सर्विस न देकर मिस्टर ए को बीच में इन्वॉल्व करता है कि आप मेरे बिहाफ पे सर्विस दे दो। तो इसमें सर्विस क्या है, अब बिल्डर के केस में देखते हैं कि जो डेवलपर है वो क्या बेच रहा है, एक मकान या दुकान बेच रहा है, वो खुद बेच रहा है, मतलब वो बेचेगा तो उसकी सेल्स प्रोसीड बिल्डर को जाएगी। अब ये जो ब्रोकर है क्या उसके बिहाफ पे बेच रहा है? अगर उसके बिहाफ पे बेचेगा तो उसके बिहाफ पे बेचने का मतलब पैसा उसको आना चाहिए, ये भले इसको बाद में दे। लेकिन यहाँ जो ब्रोकर है वो ये नहीं कर रहा है, किसी के बिहाफ पे नहीं बेच रहा है, बल्कि ये कर रहा है कि एक बिल्डर को वो क्लाइंट ढूंढ के ला रहा है
उसको उसका हाथ पकड़ा दे रहा है। अब बिल्डर उसको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करे, गुड्स से सप्लाई ऑफ गुड्स करे या सप्लाई ऑफ सर्विसेज करे। बिल्डर डायरेक्टली कस्टमर को सर्विस देगा या बिल्डर डायरेक्टली कस्टमर को गुड्स देगा। गुड्स या सर्विस जो भी हो, बिल्डर डायरेक्टली कस्टमर को देगा। ये जो एजेंट है, मतलब इन द सेंस की जो ब्रोकर है, वो न तो कोई सप्लाई कर रहा है और गुड्स, और न तो कोई सप्लाई कर रहा है ऑफ द सर्विसेज टू द इंड यूजर कस्टमर। तो पहला बैरियर तो ये है कि जो वो ब्रोकर है वो नॉट ऑन द बिहाफ ऑफ बिल्डर बट फॉर द बिल्डर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ये बिल्डर के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। बिल्डर का सर्विस क्या है? जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्लाइंट के बिहाफ पे डिपार्टमेंट में जाता है, उसको ऑथराइज किया जाता है और डिपार्टमेंट में ऑथराइजेशन लेटर लेके जाता है और सर्विस प्रोवाइड करता है। वहाँ एंड टू एंड डिस्कशन होता है, जो भी सबमिशन होता है वहाँ पे उसका ऑथराइजेशन लगता है, सब कुछ लगता है। लेकिन इसमें पहली बात तो बिहाफ का मतलब नहीं है, फॉर द क्लाइंट है। दूसरी चीज, एक शेड्यूल 1 है जीएसटी में। आपने सेक्शन 24 का मतलब समझ लिया। सेक्शन 24 में कहा गया है कि कोई भी पर्सन जो टैक्सेबल सप्लाई करता हो गुड्स या सर्विसेज को ऑन द बिहाफ ऑफ सर्टेन अनदर पर्सन हु इज लायबल टू सप्लाई द टैक्सेबल सर्विसेज और गुड्स। अब वो एजेंट हो तो वो जो है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की मैंडेटरी। इसी को शेड्यूल 1 में किसी और तरीके से कहा गया है एजेंट के लिए, क्योंकि बात यहाँ पे एजेंट की आ रही है। तो शेड्यूल 1 में क्या कहा गया है? शेड्यूल 1 के क्लॉज 3 में कह रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय ए प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेदर द एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई ऑफ सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल और बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर द एजेंट अंडरटेक टू रिसीव द सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। तो यहां पे भी ये कह रहा है शेड्यूल 1 में कि ऐसी एक्टिविटी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इट मेड विदाउट कंसिडरेशन। तो इसको सप्लाई समझा जाएगा। तो दो चीजें हैं कि अगर प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में रिश्ते हैं, एजेंट ने प्रिंसिपल को सप्लाई किया या प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई किया, तो वो टैक्सेबल सर्विसेज माना जाएगा, टैक्सेबल गुड्स माना जाएगा। तो सर्विसेज के केस में भी ऐसा ही है। सेक्शन 24 कहा कि कोई भी व्यक्ति एजेंट के रूप में या ब्रोकर के रूप में अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करता है उस पर्सन के लिए जो टैक्सेबल है, तो इसको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। फिर इसमें क्लैरिफिकेशन आया। गवर्नमेंट ने बताया, जीएसटी ने बताया, सर्कुलर नंबर 57/31/2018 और दूसरा सर्कुलर आया 73/47/2018। इन दो सर्कुलर में ये चीज बताया गया कि जो एजेंट की बात कही जा रही है, किस एजेंट को टर्नओवर लिमिट को ध्यान में रखे बिना रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। जिसकी टर्नओवर 20 लाख से नीचे है, 40 लाख से नीचे है, वो कौन से ऐसे पर्सन हैं, मतलब एजेंट हैं, जिनको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। तो इसमें क्लेरिफाई किया गया। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। से फॉर एग्जांपल, मैं एक प्रिंसिपल हूं। प्रिंसिपल मतलब कि से फॉर एग्जांपल मैं एक बिल्डर हूं और आप मेरे ब्रोकर हो, या मैं एक प्रोडक्शन करता हूं, कुछ मटेरियल बनाता हूं, पेन का प्रोडक्शन करता हूं और आपको ये पेन देता हूं। आप मेरे एजेंट हैं या ब्रोकर हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटर हैं। मैं आपको एक पेन देता हूं कि आप इसको बेच लो। अब इसमें दो कंडीशन हो सकता है
कि मैं ये पेन आपको दे रहा हूं और आप इसको बेच दीजिए। तो इसमें दो चीजें होंगी। पहली चीज तो ये होगी कि मैं ये पेन आपको दे रहा हूं, लेकिन जो ये पेन मैं आपको दे रहा हूं वो आप अपने पास ले रहे हैं, और आगे कस्टमर को जो बिल दिया जा रहा है वो आप खुद दे रहे हैं। मतलब आप अपने नाम से बिल दे रहे हैं, मेरे नाम से बिल नहीं दे रहे हैं। तो क्या होगा? तो इस केस में ये माना जाएगा कि क्योंकि आप इनवाइस जनरेट कर रहे हैं अपने नाम से, तो जितना इनवाइस आप जनरेट करते जाएंगे अपने नाम से, वो सारा का सारा टर्नओवर आप में जुड़ता जाएगा। तो ऐसे केस में आपका टर्नओवर भले 20 लाख और 40 लाख से नीचे हो, बिलो 20 लाख एंड 40 लाख, you are liable to getting the registration compulsorily. दूसरा केस, मैंने आपको दिया पेन कि आप इसको बेच दो, लेकिन आप जब भी इस पेन को बेचते हैं तो अपने नाम से इनवाइस जनरेट नहीं करते, मेरा ही इनवाइस जनरेट होता है। तो ऐसे केसेस में आपने न तो अपने गुड्स को, मेरे दिए हुए गुड्स को अपने नाम से लिया, ना ही अपने यहाँ उसको अपने नाम से बिल काटा, और ना ही मैंने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन तो अभी है ही नहीं। तो आपने जो भी लिया मेरे बिहाफ पे ही काम किया, और मैंने ही आपको पेन भी दिया, और वो जो पैसा आया वो मेरे पास आया, और जो इनवाइस कटा वो मेरे नाम से ही कटा। तो ऐसे केसेस में आपको मैं सिर्फ एक कमीशन दूंगा। अब वो कमीशन का बिल आप मुझे दे सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे केसेस में आपकी अगर टर्नओवर लिमिट 20 लाख या 40 लाख से बिलो है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं। तो एज पर माय ओपिनियन, ये जो अभी फोन आया, फोन वाली बात मैं कर रहा हूं, इस केस में मुझे जहां तक लगता है कि ऑफिसर को इस बात को समझना चाहिए कि जो ब्रोकर है, चाहे वो रेरा में रजिस्टर्ड हो या कहीं पर भी रजिस्टर्ड हो, एक वो अलग अथॉरिटी है रजिस्ट्रेशन के लिए, कंप्लायंस के लिए, वो रजिस्ट्रेशन तब तक लेने की उसको जरूरत नहीं है जब तक कि उसका टर्नओवर लिमिट 20 लाख से ऊपर न हो जाए। क्यों? क्योंकि यहां बिल्डर और बायर का डायरेक्ट कनेक्शन है। बिल्डर बायर को सर्विसेज दे रहा हो, चाहे गुड सप्लाई कर रहा हो, डजन वो अलग मैटर है। उसका जो है ब्रोकर से कोई लेना देना नहीं। ब्रोकर का न तो ब्रोकर उस इंड यूजर से, बायर से न तो पैसा रिसीव कर रहा है, न तो इंड यूजर को, बायर को वो अपने नाम से बिल दे रहा है। इंड यूजर से उसका कोई लेना देना नहीं। वो सिर्फ अपने रेफरेंस को यूज कर रहा है, अपने रेफरेंस को यूज करके, अपने स्किल को यूज करके आपको एक रेफरेंस दे रहा है, उसको आप डील कीजिए। आपको इच्छा हो करिए, आपको इच्छा हो ना कीजिए, वो बिल्डर के ऊपर डिपेंड करता है, बायर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो सेल्स एग्जीक्यूट हो गई, वो डील एग्जीक्यूट हो गया, तो उसके रेफरेंस के लिए बायर की तरफ से तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन बिल्डर की तरफ से उसको एज ए कमीशन उसको मिल जाएगा। तो इसमें जो रिलेशन है वो बिल्डर का और ब्रोकर का है तो एजेंट का, लेकिन इसमें जो नोटिफिकेशन मैंने अभी बताया, सर्कुलर नंबर 57/31 2018 एंड 73/47/2018 ये एप्लीकेबल होगा, और इसमें उसको तब तक रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब तक कि उसका टर्नओवर लिमिट 20 लाख से एबव न हो जाए। तो सजग रहिए, संज्ञान बनिए, अपने व्यापार को आगे बढ़ाते रहिए, और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।